जब इंदिरा गांधी जी के समय पे इमरजेंसी लगी थी ना, तो सब कुछ समय पे चलता था, सब कुछ बढ़िया होता था। लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा होता है। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहां पे गाड़ी चलती तो है पर गर्म हो के चलती है। तो भारत में लोकतंत्र इतने दिन चल गया, ये थोड़े अचरज की बात है। तो जब भारत के लोग ऐसी स्थिति देखते हैं कि हमारी गाड़ी रुक रुक के चल रही, तो कहते हैं चीन बेहतर है, क्यों ना हम भी उनकी तरह एक ऑटोक्रेटिक रूल अपना लें। उत्तर भारत में ये चीजें लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं कि हाँ साहब मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए, ऑटोक्रेसी हो जानी चाहिए। दक्षिण भारत में ये चीज कम अपील करती है। भारतीय चित्त विद्रोही नहीं है। भारत में कौन सी क्रांति हुई कभी? नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, हमने उखाड़ के ना फेंक दिया होता। नमस्ते सर, अभी यूएस का एक थिंक टैंक है, प्यू रिसर्च सेंटर, जो कि अक्सर बहुत सारी सोशोलॉजिकल स्टडीज या सर्वेस करवाते रहते हैं। तो उन्होंने यूएस के अलावा दुनिया के 24 देशों में 30,000 लोगों से 1-to-1 इंटरव्यूज लिए और उनसे जानना चाहा कि वो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या अलग अलग तरह की जो गवर्निंग बॉडीज हो सकती हैं, उनमें से किसको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ भारत में भी करी और भारत के अलावा यूरोप के बहुत सारे देशों में, जिसमें यदि मैं इनकम ग्रुप के हिसाब से देखूं तो आधी कंट्रीज थी हाई इनकम ग्रुप की और आधी कंट्रीज थी थोड़ा मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप की। तो वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उन्होंने शेयर करी। उसमें उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 85% लोग ये चाहते हैं कि एक ऑटोक्रेसी या मिलिट्री रूल जैसी कोई व्यवस्था हो जी। और उसके अलावा उन्होंने 3 अपनी मेजर इंसाइट्स वहाँ पे शेयर की थी कि जितनी भी हायर इनकम कंट्रीज हैं, चाहे स्वीडन हो, जर्मनी हो, ग्रीस हो, वहाँ पे कम है, वहाँ पे लोग नहीं चाहते, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है। और जितनी भी मिडिल लेवल इनकम या लोअर इनकम कंपनी वो हैं कंट्रीज, चाहे इंडोनेशिया हो, कीनिया हो, इंडिया हो, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मिलिट्री रूल ज़्यादा हो या फिर आपका ऑटोक्रेसी हो। और साथ में उन्होंने देखा कि यदि देशों में भी देखें तो देशों में भी वो लोग जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं एक ही देश के अंदर वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, और जो मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी या मिलिट्री रूल जैसा कुछ हो। और उन्होंने ये देखा कि यदि हम एज ग्रुप्स में देखें तो एज ग्रुप्स में जिन लोगों की एज ज़्यादा है, 50 साल से ऊपर है, वो लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, और जो 30 साल या 40 साल से कम उम्र के लोग हैं वो चाहते हैं कि मिलिट्री रूल या ऑटोक्रेसी जैसा कुछ हो। और इसके अलावा मैं अपने ही अनुभव से ये चीज़ देखता हूँ कि जो मेरे फादर की एज के लोग थे या उस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके अंदर एक बड़ा फैसिनेशन होता है। वो कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी के समय पे इमरजेंसी लगी थी ना, तो सब कुछ समय पे चलता था, सब कुछ बढ़िया होता था। तो एक मतलब फैसिनेशन उनके मन में मैं देखता हूँ ये चीज़। तो ऐसा क्यों है? अब इसके जो लोकल लेवल पर स्थानीय कारण है या तात्कालिक कारण है, आप उनकी बात कर सकते हो कि इस देश का ये कारण है, इस देश का ये कारण है, ऐसा वैसा। पर इसके पीछे का जो गहरा कारण है वो बहुत बहुत रोचक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है ना, चेतना, वो जब बिल्कुल अपने आरंभिक स्तर पर होती है, सबसे लोएस्ट न्यूनतम तल पर होती है, तो वो बस बाहर को ही देख पाती है। जैसे कोई जानवर होता है, उसकी जो हालत होती है वैसी हालत होती है। जानवर कहाँ को देखता है? बाहर। कोई जानवर नहीं मिलेगा जो ये तो छोड़ो कि आत्म अवलोकन कर रहा हो, जो चिंतन भी कर रहा हो बैठ करके, आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन। वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो क्या, इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर सकता है जानवर। उसकी आंखें हमेशा कहाँ को देखती हैं? खरगोश के कान ऐसे खड़े रहते हैं, क्या सुनने को? बाहर। तो उसके लिए जो बड़ी से बड़ी चीज भी होती है वो कहाँ होती है? बाहर। तो जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं उनमें हमेशा जो सर्वोच्च सत्ता होती है ना, उसको बाहर कहीं माना जाता है कि बाहर है और उसके सामने ऐसे झुक जाओ, सर्वोच्च सत्ता हमसे बाहर है कहीं। तो वो जो एकदम आदिकालीन और प्राचीन समाज थे और उनकी जो सोच थी चेतना की, बिल्कुल शैशवावस्था में, द इन्फेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमेशा जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको अपने से बाहर कहीं देखती थी।
वो प्रकृति पूजक हो जाते थे। उन्हें कुछ भी बड़ा दिखता था उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। बड़ी नदी दिखी, पूजा करने लगो। बड़ा पहाड़ दिखा, पूजा करने लगो। बड़ा आसमान दिखा, पूजा कर लो। बड़ा पेड़ दिखा, पूजा कर लो। बड़ी चट्टान दिखी, पूजा कर लो। सूरज बहुत बड़ा दिखा, पूजा कर लो। और ये कोई भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा हुआ है, दुनिया भर में। तो शुरुआत अपने बाहर देखने से होती है, और जब आपकी चेतना बहुत बलवान नहीं हुई होती है तो आप बस ये चाहते हो कि जो बाहर वाला है शक्तिशाली, वो मेरे प्रति अच्छा रहे। तो फिर आप एक बेनेवोलेंट गॉड की कल्पना कर लेते हो कि है तो वो बाहर, उसकी ताकत बहुत है, और आप देखते हो कि प्रकृति, दुनिया, संसार बीच बीच में आपको दुख बहुत दे जाते हैं, तो आप कहते हो उसकी ताकत बहुत है, वो चाहे तो हमें दंड दे सकता है, कष्ट दे सकता है, लेकिन वो मर्सीफुल भी है, तो हम उससे प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये तुम समझ रहे हो क्या है? ये ऑटोक्रेसी की शुरुआत है। ये शुरुआत है इसकी कि है कोई शासक जो हमसे बाहर है, वो जो प्रथम शासक जो हमसे बाहर है वो वही है, ईश्वर। क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आपको बिना बताए कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उसकी पूजा करते हो, आप उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि उसका विरोध करके आप बचोगे नहीं। आपने जिस तरह से उसकी कल्पना करी है, आपने जो उसका सिद्धांत रचा है, उस सिद्धांत में इस बात के लिए कोई जगह नहीं है कि वो जो बाहर की बड़ी भारी सत्ता है, इस पृथ्वी का राजकाज चलाने वाली, आप जाके उससे भिड़ जाओ। तो आप यही कहते हो कि मैं भिड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे अपनी उससे कुछ कामना पूरी करानी है तो मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूं। तो आप ऐसे लोग कहोगे प्रार्थना करोगे, प्रार्थना क्या करोगे? मुझे पैसा और मिल जाए, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, और फिर आप बस चाहोगे कि वो आपकी फरियाद सुन ले और आप जो चीजें चाह रहे हो मिल जाए। ये कौन हो गया? ये हो गया गॉड द टायरेंट, गॉड द ऑटोक्रेट, गॉड द डिक्टेटर। सोच के देखना, एक कृपालु टायरेंट, एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर जो कि अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ के तो नहीं चलता ना, वो तो वही करता है जो उसको करना है। तो ये चेतना कि बिल्कुल एकदम न्यून स्तर, प्राथमिक स्तर पर होने का सबूत है कि आप सबसे बड़ी ताकत को अपने से बाहर कहीं सोचते हो। आप कहते हो बाहर कहीं है, वही मेरी जिंदगी चलाता है। भाग्यवाद है अब इसमें कि वो जो चाहेगा वैसे होगा मेरे साथ, और मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूं? प्रार्थना कर सकता हूं। तो दुनिया के जो पिछड़े हुए समाज हैं वो अभी भी ऐसे ही चलते हैं, और उनमें ये बड़ी अभीप्सा रहती है कि कोई बाहर की ताकत आ जाए जो हमारी जिंदगी अपने हाथ में ले ले, ताकि हमें जिम्मेदारी ना उठानी पड़े अपनी जिंदगी की। किसी को अपने ऊपर सारा अधिकार दे देने का बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, कह रहे अब सारी ताकत उसके हाथ में है, वो जो करेगा ठीक ही होगा, वो कर रहा है तो ठीक ही होगा। लोग कहते नहीं है कि भाई ऊपर वाले ने करा है तो कुछ अच्छा ही करा होगा, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम्हारे सामने और विकल्प क्या है, चारा क्या है? क्योंकि जो हो गया तुम उससे ना लड़ सकते ना उसको बदल सकते, तो मजबूरी में तुम कह देते हो अच्छा ही किया होगा। बुरा लग रहा होगा लेकिन कह देते हो अच्छा ही किया होगा। मजबूरी यह है कि मान ये रहे हो कि करने वाली सत्ता तुमसे बाहर की है, और हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हैं। लेकिन इस मजबूरी को हमने स्वीकार कर लिया है। ये चेतना की सबसे गिरी हुई हालत है, और ये जो हालत है ये चली है दुनिया भर के सभी समाजों में आज से लगभग 400-500 साल पहले तक, जहां पर मनुष्य अपने शासक को बदलने के लिए कभी तैयारी नहीं होता था, बल्कि यह मान लिया जाता था दैट द किंग इज द डिसेंडेंट ऑफ गॉड। राजा जो है वो ईश्वर का वंशज है, तो उसको बदलने की तो फिर बात ही नहीं पैदा होती। या ये कह दिया जाता था कि वो जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये पुराने समाजों में होता था 500 साल पहले तक।
अब उसके बाद कुछ समाज आगे निकल गए, लेकिन कुछ अभी भी पिछड़े हुए हैं। जो पिछड़े हुए हैं उनमें अभी भी होता है कि भाई हम अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेंगे तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इससे अच्छा हमें कोई मिल जाए जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले और हम फिर उसके आदेशों पर चलेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है। अब पश्चिम उससे आगे निकला, पश्चिम उससे आगे निकला। जो पूरा रेनेसां था वो यही था, ठीक है। तो उसमें दोनों के प्रति विद्रोह किया गया, गॉड के प्रति भी और हाँ किंग के प्रति भी। गॉड तो चर्च ही है, गॉड माने जो चर्च वाला गॉड है, वो गॉड जिसको चर्च ने मोनोपोलाइज कर रखा था। तो वो फिर रिफॉर्मेशन कहलाया। उससे फिर जो प्रोटेस्टेंट थे वो पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने विद्रोह करा, प्रोटेस्ट करा। तो फिर उसको रिफॉर्मेशन बोलते हैं कि ईसाईयत में प्रोटेस्ट किया गया रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्मेशन आया। वही आगे फिर चल करके रेनेसां बना। रेनेसां का मतलब ही यही था कि साहब मेरा विचार मेरा शासक रहेगा, मेरा शासक कोई बाहर वाला नहीं हो सकता। और चर्च क्या बोला करता था कि नहीं, जो कुछ भी एम्परर बोल रहा है, चाहे वो जर्मनी का एम्परर हो, चाहे फ्रांस का एम्परर हो, चुपचाप उसकी बात मान लो। चर्च एक जरिया था किंग की अथॉरिटी को लेजिटिमाइज्ड रखने का। अब जो किंग है बहुत उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, गॉड और गद्दी, किंग और चर्च। तो जब भी प्रजा को लगे कि किंग इतने उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, तो चर्च क्या आके बोले, अरे वो तो गॉड का बंदा है, तुम उसके खिलाफ विद्रोह मत कर देना, चुपचाप उसकी बात मानो। तो जो पूरा रेनेसां था वो क्रांति था, विद्रोह था इसी बात के लिए कि हम ये सब नहीं मानने वाले। अब लोकतंत्र आएगा, ये नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बात होगी और हम पर कोई बंदिश न लगाए, हम सोच सकते हैं, वी हैव द लिबर्टी टू थिंक एंड डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स। और कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, बंधुत्व तो रहेगा, फ्रेटर्निटी। तो वो एक कदम हम आगे बढ़े इस बात से कि हमारा शासक बाहर वाला होगा। अब यूरोप ने क्या कह दिया कि हमारा शासक कौन होगा, हमारा विचार, हमारा शासक होगा हमारा विचार। ये हम थोड़ा वहां से आगे बढ़ाए। तो अब इन लोगों को अगर बोलोगे कि डू यू वांट मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी, तो ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। और जब इन्होंने अपने विचार को प्रमुखता दी और उसको अपना शासक माना, कहा कि हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे, माने हमारी सोच हमारा शासक होगी, जब इन्होंने अपने विचार को प्रमुखता दी, तो फिर इन्होंने साहित्य में, कला में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में बड़े लंबे लंबे कदम उठाए, बड़ी दूरियां तय करी। ऐसी दूरियां तय करी कि वो जो कुछ द्वीप थे यूरोप के, उन्होंने पूरे विश्व को कॉलोनाइज कर लिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर इससे इतना तो पता ही चलता है ना कि उनकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। जानते हो किसकी ताकत थी? वो विचार की ताकत थी। लेकिन विचार चूंकि हमेशा स्वार्थी होता है, तो इसीलिए इन्होंने सबने कॉलोनीज बना के, कॉलोनीज सिर्फ ब्रिटिश ने नहीं बनाई, फ्रेंच कॉलोनीज भी थी, जर्मन कॉलोनीज भी थी, स्पेनिश कॉलोनीज थी, पोर्टुगीज कॉलोनीज थी। ये जितनी भी कॉलोनीज थी, ये जितनी भी कॉलोनीज थी, इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने शोषण करा। खुद तो ये फूलते गए, दुनिया भर की जो दौलत थी वो आके यूरोप में केंद्रित होती गई, और जो शेष विश्व था वो सूखता चला गया। भारत के साथ क्या वो हम जानते ही हैं, भारत की कितनी दौलत ब्रिटेन पहुंची। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे चीन को ओपीएम की लत लगा दी। चीन के राजा ने लड़ाई करी कि भैया ये मत करो, और वो जो ओपीएम चीन जानता था, जानते हो पैदा कहाँ होता था? भारत में। भारत में पैदा करके चीन में बेचते थे, मुनाफा वहां पहुंच जाता था ब्रिटेन। और चीन में बिके, इसके लिए जरूरी था कि चीन की पूरी जवान पीढ़ी को लत लगा दो। और राजा ने विरोध किया तो युद्ध में राजा को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उनके पास विचार की शक्ति थी। तो विचार बड़ी बात होती। चीन के पास क्या था? राजा। वो वहां अभी वही चल रहा था, ये डायनास्टी वो डायनास्टी। ये जो पूरी डायनास्टी वाली बात थी कि ऊपर गॉड बैठा है, किंग को भेज रहा है, ये हार गई जब इसका मुकाबला विचार से हुआ।
लेकिन विचार भी कोई आखिरी समाधान नहीं, क्योंकि विचार हमने कहा स्वार्थी होता है। यही जो पूरा कॉलोनिज्म था, उसके कारण फिर दोनों विश्व युद्ध हुए। जो दोनों लड़ाइयां थीं, उनके मूल में यही बात थी कि जगत का शोषण कौन ज्यादा करेगा। ये सारे देश आपस में भिड़ गए, इन्हें आपस में और क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, यही थी कि ज्यादा कॉलोनीज किसके पास रहेंगी, क्योंकि जिसके पास इतनी कॉलोनी होंगी वो उतना वहां से चूस पाएगा। पूरे एशिया की, पूरी अफ्रीका की दौलत पहुंच जाएगी और दक्षिण अमेरिका की। बात समझ में आ रही? तो फिर उसके भी आगे जो व्यवस्था निकली, वो व्यवस्था अभी तक निकली ही नहीं है। वो व्यवस्था ये है कि न तो गौड़तंत्र, न प्रजातंत्र, बल्कि सत्यतंत्र। बात समझ में आ रही है? जो एकदम आरंभिक स्तर की व्यवस्था होती है, उसमें कहा जाता है कि बाहर कोई शासक आ गया, उसके सामने सर झुका दो। तो जो बिल्कुल आरंभिक स्तर के लोग होते हैं, एकदम बिल्कुल साधारण बल्कि न्यूनतम चेतना के लोग होते हैं, उनको ये व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है कि बाहर एक खड़ा हुआ है डेस्पोटिक रूलर, उसके सामने हमने जाके सर झुका दिया। उसके ऊपर जब आते हो तो क्या आता है? लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र में हम कहते हैं कि मेरा विचार तय करेगा मैं किसको वोट दूंगा और कौन शासन करेगा। और विचार जो है वो कलह करता है, लड़ाई करवाता है। और लोग जब कई बार लड़ाइयां देखते हैं तो कहते हैं कि यार लोकतंत्र अच्छी बात नहीं है। अब भारत में भी जैसे लोकतंत्र के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में कन्फ्लिक्ट इनबिल्ट होती है। लोकतंत्र का मतलब ही होगा कि भाई मेरा विचार है और तुम्हारा विचार है, कभी एक साथ तो चलेंगे नहीं, सबकी सोच अपनी अपनी। और हमने सोच कोई बड़ी चीज मान ली है, हम कह रहे हैं देखो जो मेरा मत है उसी के अनुसार मैं चलूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है? मेरा मत, मेरा ओपिनियन, मेरा वोट। तो लोकतंत्र में ये इस तरह की धक्का मुक्की होती रहती है। तो कई लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र में धक्का मुक्की हो रही है तो इसका समाधान ये है कि तुम चले जाओ ऑटोक्रेसी की ओर। नहीं, ऑटोक्रेसी की ओर जाना समाधान नहीं है। उसका समाधान है कि लोकतंत्र से भी आगे निकलो। हाँ, अब वो कौन सा तंत्र होगा? सत्य तंत्र होगा। राजतंत्र, मनतंत्र और सततंत्र। वो सततंत्र अभी तक आया नहीं है। लोकतंत्र है जो निश्चित रूप से राजशाही से बेहतर होता है, लेकिन लोकतंत्र में ये बहुत होता है, राजशाही में ये नहीं होता। क्योंकि कौन करेगा? एक वहां बैठा हुआ है अधिनायक और बाकी सब उसके सामने क्या है? बौने बौने बौने। वहां किसकी मजाल की कुछ करेगा? सब बराबर हो गए हैं। वो भी एक तरह का लोकतंत्र है जहां सब बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। किसके सामने? वो जो राजा बन गया उसके सामने सब एक बराबर हो जाते हैं, सब बौने हो जाते हैं। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता फिर। लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा होता है, और लोकतंत्र में चूंकि लड़ाई झगड़ा होता है तो कई बार वहां ऊर्जा का बहुत अपव्यय होता है। तो जहां लोकतंत्र होता है वहां पे गाड़ी चलती तो है पर गर्म हो के चलती है, एनर्जी की वेस्टेज करके चलती है। तुम चीन को लोगे और भारत को लोगे तो भारत की गाड़ी चलती है, चीन की भी चलती है, पर चीन की ज्यादा तेज चलती है। भारत की गाड़ी गर्म हो के रुक रुक के चलती है। तो जब भारत के लोग ऐसी स्थिति देखते हैं कि हमारी गाड़ी रुक रुक के चल रही, तो कहते हैं चीन बेहतर है। क्यों ना हम भी उनकी तरह एक ऑटोक्रेटिक रूल अपना लें। और ये बात उन लोगों में ज्यादा रहेगी जो ज्यादा पुरानी सोच के रहेंगे, जो ज्यादा प्रिमिटिव सोच के रहेंगे, जो ज्यादा न्यून चेतना के रहेंगे। जो जितना आरंभिक चेतना का, साधारण चेतना का आदमी होगा, उसको ये मिलिट्री रूल वगैरह उतने ज्यादा आकर्षक लगेंगे। तो इसीलिए तुम भारत में ही पाओगे कि उत्तर भारत में ये चीजें लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं कि हाँ साहब मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए, ऑटोक्रेसी हो जानी चाहिए। दक्षिण भारत में ये चीज कम अपील करती है, क्योंकि जहां शिक्षा आ जाती है वहां पर विचार प्रबल हो जाता है। वहां व्यक्ति कहता है मैं सोच सकता हूं ना, तो मेरा जीवन फिर मेरे तरीके से चले, मेरा जीवन किसी और के इशारों पर क्यों चले, मैं सोच सकता हूं। शिक्षा आपको विचार करने लायक बनाती है। और जब आप अशिक्षित होते हो तो आप कहते हो बाहर कोई खड़ा हो जाए, वो मेरे जीवन की जिम्मेदारी ले ले और मुझे बच्चे की तरह पाल दे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मर्सीफुल बेनेवोलेंट गॉड। गॉड जो पनिश तो करता है, लेकिन उससे अगर प्रार्थना वगैरह करो तो
माफ भी कर देता है और मर्सी भी दिखा देता है। गॉड द टेरिबल एंड येट गॉड द मर्सीफुल। वो जो छवि होती है वो सब प्रिमिटिव समाजों को बहुत आकर्षित करती है। समझ आ रही बात? तो बात इसमें ये नहीं है कि कहीं पे किसी प्रकार की व्यवस्था क्यों है किसी देश में और किसी देश में दूसरी तरह क्यों है। बात यह है कि आदमी का मन अलग अलग है। विकास की यात्रा पर सब लोग अभी एक ही जगह पर नहीं है, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। जो लोग जितना आगे आते जाएंगे लोकतंत्र के उतने समर्थक होते जाएंगे, और जब वो लोकतंत्र में भी देखेंगे कि खामियां हैं तो फिर लोकतंत्र में सुधार करके उसको सततंत्र के निकट लाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे यही नहीं है कि 10 में से 8 लोगों ने कोई मूर्खता की बात बोल दी तो जो 8 लोगों की बात है वो मानी जाएगी, और 2 लोग बात सही भी बोल रहे हैं तो उनकी बात दबा देंगे। तो कुछ उसमें ऐसी विधि निकालेंगे कि लोकतंत्र को भी और सुधारो और रिफाइन करो कि वो ट्रुथ तंत्र बन जाए, मात्र डेमोक्रेसी नहीं रहे। समझ में आ रही बात? वो सच का राज बन जाए, तो वहां पे ये होगा। लेकिन जो लोग अभी, अब जैसे आप आदिवासियों में ले लो तो वहां कोई जनतंत्र थोड़ी ही होता है। वहां क्या होता है, एक मुखिया है और मुखिया के इशारे पे सब जान देने को तैयार है। मुखिया ने जो बोल दिया वो आखिरी बात है। ये आदिवासी मानसिकता का सबूत है। मैं आदिवासियों के प्रति सम्मान रखता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि जब चेतना की शुरुआत होती है तो इसी तरीके से होती है कि एक मुखिया रहे और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलें। आप जंगल में भी तो यही पाते हो। आप भेड़ियों का एक दल ले लो, उसमें यही होगा, उनका एक शासक होगा, बाकी सब भेड़िए उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इंसान ने भी यही करा, क्योंकि इंसान की भी शुरुआत तो पशुता से ही हुई है ना। इंसान ने भी यही करा कि पहले तो यही मानो कि कोई बाहर बैठा वो, वरना इतने दिनों तक सोचो राजशाही क्यों चलती, हर जगह किंग्स होते थे, राजा 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 बादशाह, यही क्यों होते थे। भारत ले लो, चीन ले लो, रूस में जार होता था, यूरोप ले लो, क्यों होते थे? इसीलिए होते थे क्योंकि जो अवधारणा ही थी वो ये थी कि जो ग्रेट पावर है वो आपसे बाहर कहीं है। अब 2 तरह के धर्म होते हैं। भारत रहा है धार्मिक देश। एक धर्म होता है ईश्वरवादी और एक धर्म होता है सत्यवादी। जो सत्यवादी धर्म है भारत में वो पाया जाता है वेदांत में, और जो ईश्वरवादी धर्म है भारत में वो पाया जाता है पुराण में। ज्यादातर जो भारतीय हैं, अब कहने को तो जो हिंदू धर्म है वो वैदिक धर्म है। आप किताबों में पढ़ोगे कि हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ वेद हैं, लेकिन वो बात बस किताबी है। वास्तव में जो पूरा हिंदू कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो पौराणिक है। ठीक है, वेदों पर माने वेदांत दर्शन पर बहुत कम लोग हैं जो चलते हैं। जो आम हिंदू है उसे पता हो चाहे ना पता हो, पर उसकी जिंदगी बिल्कुल पौराणिक है। और पुराण जो हैं वो सत्यवादी नहीं है, वो ईश्वरवादी हैं। वहां पर जो सबसे ऊंची सत्ता है वो ब्रह्म की नहीं है, ईश्वर या भगवान की है। आप पुराणों में जाएंगे तो वहां सबसे जो ऊंची सत्ता है वो ईश्वर की है। बल्कि जैसे आप भागवत पुराण को अगर लेंगे तो उसमें आरंभ में ही उल्लेख आता है कि ब्रह्मवेत्ता जो थे ऋषि, वो भी परेशान घूम रहे थे। वो ब्रह्मज्ञ हो गए हैं लेकिन वो परेशान हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो ब्रह्म को भी जान गया हूं तो मैं क्यों परेशान हूं? तो उनको कहा गया क्योंकि आपको अभी भगवान की कथाएं नहीं मिली हैं इसलिए आप परेशान हो। तो फिर उनको कथाएं सुनाई गई, वही सब जो कथाएं हैं वो भागवत पुराण में संकलित है। तो जो पौराणिक पूरी धारा है वो कहती है ब्रह्म भी बहुत छोटी चीज है, असली चीज क्या है? ईश्वर। ईश्वर माने कोई एक बाहर की ताकत जो आपके जीवन को संचालित करती है, नियंत्रित करती है, उसके आदेश पे आपकी जिंदगी चलती है। तो चूंकि भारत के लोग पौराणिक ज्यादा हैं, इसीलिए भारत के लोग आसानी से तानाशाही को या फौजशाही को या ऑटोक्रेसी को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। और जो वेदांती होगा, जो सत्यवादी होगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, यदि सर्वोच्च शक्ति आत्मा है तो आत्मा तो मेरे भीतर है ना। मैं बाहर किसी को कैसे अपना स्वामी मान लूं? मेरा स्वामी तो मुझ में, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, ज्ञानियों ने गाया है। बात समझ में आ रही है? तो जहां कहीं भी आप पौराणिक भाव ज्यादा देखेंगे
वहां बाहर किसी के प्रति झुक जाना ज्यादा आसान पाया जाएगा, क्योंकि पुराणों में जो कथाएं भी हैं वो भी महान राजाओं वगैरह की हैं, तो फिर कोई भी महान हो सकता है, उसके आगे झुक जाओ बस। और जो राजा होता था वो प्रजा से पूछ के तो नियम बनाता नहीं था, तो अपने हिसाब से सारे काम करता था। वेदांत ये सब नहीं मानता कि कोई राजा हो सकता है जिसके साथ तुम्हें काम करना है। वेदांत कहता है कि अगर बादशाह हो तो तुम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो अपनी गुलामी के कारण भी तुम खुद हो। तो जहां वेदांत होगा वहां पर ऑटोक्रेसी नहीं हो सकती। लेकिन ये बात हम पुराणवाद के लिए नहीं बोल सकते, वहां हो सकती है, क्योंकि वहां जो वहां पे सारा खेल है वो है ही किसी बाहरी सत्ता का ना, कि बाहर एक सत्ता है, तुम तो उसके छोटे से अंश मात्र हो। तो वो जो इतनी बड़ी सत्ता है, तुम्हें उसके नियम कायदों पर, आदेशों पर तो चलना ही पड़ेगा ना। अब वो जो सत्ता है वो ईश्वर की भी हो सकती है और ईश्वर के किसी दूत की भी हो सकती है, माने ईश्वर के द्वारा नियुक्त किसी राजा की भी हो सकती है। विशेषकर अगर राजा अपना संबंध किसी तरह स्थापित कर ले ईश्वर के साथ, तब तो तुम्हें राजा के सामने झुकना ही चाहिए। समझ में आ रही बात है या बात ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गई? जो सचमुच वैदिक चित्त है वो किसी भी प्रकार की गुलामी या दासता स्वीकार नहीं करेगा, वो आज्ञा पालक चित्त नहीं हो सकता। वेदों का दर्शन है वेदांत, और वेदांत बड़ा विद्रोही दर्शन है। जो वेदांत को समझता है वो बाहर की किसी सत्ता का आज्ञा पालन कर ही नहीं सकता। पर खेद की बात यह है कि अधिकांश भारतीय, बल्कि अधिकांश हिंदू वेदांत पर नहीं चलते हैं। हमारा जो धर्म है, जो हमारा व्यवहृत धर्म है, जो हमारा प्रैक्टिस्ड रिलीजन है, वो कथाओं का, कहानियों का धर्म है, पौराणिक धर्म है। और चूंकि हम अंतर नहीं समझते दोनों में, तो हम कह देते हैं वेद पुराण। वेद पुराण एक सांस में तो कहे भी नहीं जा सकते, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बिल्कुल एक इधर का है, एक उधर का है। वेदांत में सर्वोच्च सत्ता तुम्हारे भीतर है, और भीतर ही नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं। यही नहीं कि वो सर्वोच्च है तो बाकी और छोटी मोटी होंगी नीचे वाली। एकमात्र सत्ता है और वो तुम में ही है। और पुराणों में जो एकमात्र सत्ता है वो बाहर कहीं आसमानों में किसी और लोक में बैठी हुई है, और वहां बैठ के वो आदेश पारित करती रहती है। तो वेद पुराण एक साथ बोलना कोई बहुत ढंग की बात भी नहीं है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और हिंदुस्तान जो है वो वेदांत पर नहीं चलता है, वो पुराण पर चलता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि पढ़े लोगों ने ना वेद है ना पुराण है। वो तो बस ऐसे ही उनको जो परंपरा मिल गई उस पर चल रहे हैं। ये बात भी उनको नई लगती है कि अच्छा, तो जो हमारा व्यवहृत धर्म है, जिसका हम व्यवहार करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, वो पौराणिक है। हाँ जी, वो पौराणिक है, उसमें वेदांत कहीं नहीं है। लेकिन जैसे आपने भी बताया था कि जो विचार पे चलता है वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र है। अब भारत में जैसे यदि इस सैंपल स्पेस को देखा जाए तो अगर 85% या उसके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकताएं सोच रखते हैं, कैसी कि ऑटोक्रेसी या फिर थियोक्रेसी, वो हाँ, ऐसे बहुत है। हाँ, तो उन लोगों को इस प्रजातंत्र में, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में है, तो वो लोग तो हमेशा ही ऐसी किसी चीज की तरफ हाँ, बढ़ेंगे, आकर्षित होंगे। तो भारत में लोकतंत्र इतने दिन चल गया, ये थोड़े अचरज की बात है। नहीं तो भारत की जो जमीन है वो राजशाही के लिए ज्यादा उपयुक्त रही है। भारतीय चित्त विद्रोही नहीं है। भारत में कौन सी क्रांति हुई कभी? भारतीय चित्त ऐसा है कि उसे कोई बलवान दिख जाए तो वो सर झुका देता है, खासतौर पे अगर उसे ये साबित कर दिया जाए कि वो जो बलवान व्यक्ति है वो तुम्हारी भलाई करेगा। भारत में इतनी सारी जातियों का इतना दमन होता रहा, कोई क्रांति करी उन्होंने कभी? महिलाओं का होता रहा, कोई क्रांति करी उन्होंने कभी? क्यों नहीं हुई भारत में कभी कोई क्रांति? क्योंकि क्रांति करने के लिए मानना पड़ता है कि मुझ में ताकत है। लेकिन जो हमारा लोक दर्शन रहा है,
जो आम जनता में प्रचलित दर्शन रहा है वो ये है कि सारी ताकत तो बाहर है। ये फेटलिज्म है कि इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करता है वो कोई बाहर वाला करता है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे हैं कि जैसे हवा में उड़ता सूखा पत्ता, जिधर हवाएं चाहेंगी उधर हम पहुंच जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो हमें कोई दम ही नहीं है। आम आदमी में ये भाव देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या जी छोड़िए, अब जो होना होगा सो होगा, ऊपर वाला देख लेगा। तो अब ऐसी सोच के साथ क्रांति थोड़ी होगी। फिर तो कहोगे कि हमें क्रांति क्या करनी, ऊपर वाला देख लेगा। वेदांत चाहिए भारत को। वेद सबसे पुराने हैं लेकिन उन्हीं सबसे पुराने ग्रंथों के दर्शन को आज पुनर्जीवित करने की जरूरत है। नहीं तो हमारा वही हो जाएगा, कौन रिप होए हमें कहानी। हमें तो दबके ही रहना है। नृप माने राजा, कोई भी राजा हो ना, हमें कुछ मिलना ना हमारा कुछ जाता, क्योंकि हमें तो दबके ही रहना है। कौन रिप होए हमें कहानी। आम भारतीय ऐसे ही चला है। नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, हमने उखाड़ के ना फेंक दिया होता। और इतने आक्रांता आते रहे भारत पे, छोटी छोटी फौजों के साथ आते रहे, और यहाँ पर वो जीत भी जाते, अत्याचार भी करते, शोषण भी करते। हमने उनको उखाड़ के ना फेंक दिया होता। वेदांत पर चला होता भारत तो कभी गुलाम न बनता। पर भारत उसकी जगह फंस गया ईश्वरवाद में। भारत सत्यवादी नहीं रहा, ईश्वरवादी हो गया। और सत्य और ईश्वर बहुत अलग अलग बातें हैं। ईश्वर का मतलब होता है सम पावर, ग्रेट पावर आउटसाइड ऑफ यू। और सत्य का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट पावर इज विद इन मी। और मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, मर सकता हूं, किसी बाहर वाले के सामने झुक नहीं सकता। यह सत्यवादी होता है। हमें सत्यवादी धर्म चाहिए। पूरी दुनिया को सत्यवादी धर्म चाहिए, भारत को ही नहीं। सर इसमें बात को थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ एक बार। साथ में मैंने एक डेटा ये भी पढ़ा था कि भारत में जो इस बार के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका भी सर्वे हुआ। तो दिल्ली का ही सर्वे था, पर उसमें पता ये चला कि अराउंड 50% लोगों ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने अपने वोटर आईडीज़ भी नहीं बनवाए हैं। और जो बाकी जिन लोगों के हैं भी, उनसे जब पूछा गया कि आपके पास अपना वोटर वो आईडी है, सिनिक्स हो चुके हैं। वो कह रहे हैं यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं यहाँ का कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता है मेरा हो सकता है। मेरा कैसे होगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यहां पड़ा रहूंगा और किसी भारी बूट के तले मेरा जीवन बीतेगा। वो इसके लिए नहीं तैयार है। वो कह रहे हैं ये इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था, इतनी भारी व्यवस्था है 150 करोड़ लोगों की, कि इसको बदलना संभव नहीं है। तो वो सिनिकल हो गए हैं, घोर निराशावादी। तो कहते हैं वोट डाल के भी क्या मिलना है, यहां तो सब गंवार है, तो गंवारों की सरकारें बननी है, तो हम वोट भी क्या डालें। जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं बहुत बार वोट नहीं, आपने कहा वो अपना वोटर आईडी नहीं बनवा रहे, वो उन भाव ये रहता है। आप उनसे बात करो ना तो पता चलेगा, वो कहेंगे वोट डाल के भी क्या होगा। यहां तो लहरें आती हैं एक के बाद एक गंवारों की। मैं वोट डाल दूंगा, मेरे पीछे 20 ऐसे हैं अनपढ़ अशिक्षित लोग, पढ़े लिखे भी होकर भी वो अशिक्षित हो सकते हैं, और वो जात पात पे वोट डालेंगे, मूर्खतापूर्ण मुद्दों पर वोट डालेंगे, वो धार्मिक तनाव के मुद्दों पर वोट डालेंगे। उन्हें असली मुद्दों का कुछ ना पता है ना उन्हें पता करना है। तो कहते हैं कि आपको एक बात बताता हूं, आहत करेगी आपको, बुरा लगेगा सुन के। आईआईटी में थे, वहाँ 4 साल का बीटेक होता है। पहले दूसरे साल से ही पूरी एक कम्युनिटी बन जाती थी, एक समुदाय ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने तय कर लिया होता था पहले ही दूसरे साल में कि उन्हें तो यूएस ही जाना है, अमेरिका। तो उनका पक्का होता था कि भैया जीआरई लिखना है, जीआरई लिख करके निकल जाए। तो वो सारी बातें इसी तरह से कर रहे होते थे कि इतनी सीजीपीए रख लो, जीआरई स्कोर इतना लाना है, इससे रको लेनी है, रको माने रिकमेंडेशन, कॉल वहाँ से मिल जाएगी, स्कॉल माने स्कॉलरशिप। तो उनकी सारी बातें इसी तरीके से होती थी। और मालूम है वो क्या बोलते थे यूएस को, वतन। धक्का लगा, रहना ही नहीं वतन। कहते थे क्या करेंगे यहाँ रह के। और ये तो सन 2000 से पहले की बात है। तो तब तो भारत में और पढ़े लिखे लोगों के लिए एकदम नहीं अवसर थे। बोले यहाँ है क्या,
मैं जो कर सकता हूं वो ये देश मुझसे करवाएगा नहीं, और मैं करने निकलूंगा तो यहाँ के लोग मुझे गाली गलौज और करेंगे, और मुझ में न इतनी शक्ति है, ना इतना धैर्य है कि मैं यहाँ रुक करके मूर्खों से गालियाँ खाऊं। तो कहते थे हम तो जा रहे हैं अपने वतन। वो यूएस को वतन बोलने लगते थे, मुझे बड़ा बुरा लगे, फिर धीरे धीरे सुनने की आदत पड़ गई थी। सब नहीं ऐसा करते थे, एक बता रहा हूं, एक वर्ग था ऐसा। लेकिन सर फिर ये देखा भी जाता है कि हर साल जिनको HNIs बोला जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो भारत से भारी मात्रा में जो है बाहर माइग्रेट करते हैं, तो शायद इसी का एक इंडिकेशन है। हाँ, वो वही है, उन्हें पता है कि सच क्या है, पर वो कहते हैं कि भैया 100 झूठों के सामने एक आदमी का सच परास्त हो जाएगा। और कहते हैं मुझे इतनी करुणा नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मूर्खों को समझाने में लगा दूं। कह रहे छोटी सी जिंदगी है, बाहर चल के कहीं जर्मनी में या कनाडा में सेटल हो जाओ और मौज करो। यहाँ रह करके कुछ बदल नहीं पाओगे, बस अपना जीवन व्यर्थ गवाओगे, और किसी दिन भीड़ द्वारा तुम्हारी लिंचिंग और हो जाएगी, ज्यादा क्रांतिकारी बनोगे तो। मूर्खों के हाथों, गवारों के हाथों मारे जाओगे, उसमें कोई ये भी नहीं कह पाओगे कि शहीद हो गए, कुत्ते की मौत मरोगे। तो फिर लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। और यही जो यहाँ से छोड़ के भागते हैं कि यहाँ वोट भी नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे, यहाँ से छोड़ के भाग गए, वो जिन जगहों में जाते हैं वहाँ वो कई बार राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, और वहाँ वो महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव भी लड़ते हैं और उन पदों की जिम्मेदारियाँ भी संभालते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अपने मत को अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, वो बोलते थे कि मेरे मत को अभिव्यक्त करने से यहाँ कुछ होना ही नहीं है, तो यहाँ क्यों करूँ। ये चलता है। भारत को दुनियादारी की शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, और भारत को वेदांत की बहुत ज़रूरत है भीतरी क्षेत्र में। खुद को जानने के लिए भारत को चाहिए वेदांत की शिक्षा, और हमें चाहिए बहुत अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम। हमारी शिक्षा व्यवस्था अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, तब जाके भारतीयों में ये आत्मविश्वास आएगा कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं, कि वो अपने भाग्य विधाता हो सकते हैं, कि वो अपने जीवन के निर्माता हो सकते हैं। नहीं तो एक दबी कुचली चेतना यही बेहतर मानेगी कि कोई और आए और हम पर शासन करे, कोई बाहर वाला आए हम पे शासन करता रहे। बाहर वाला कोई भी हो सकता है। बाहर वाले से अर्थ यह है कि कोई ऐसा जिसको हमने चुना नहीं, कोई ऐसा जो बस हम पे चढ़ के बैठ जाए, कोई भी हो सकता है। वो कहीं से भी आ सकता है, वो तुर्की से आ सकता है, वो ब्रिटेन से आ सकता है, वो अफगानिस्तान से आ सकता है, वो फ्रांस से आ सकता है, वो भारत के भीतर से भी आ सकता है, पर कोई ऐसा होना चाहिए जो हम पे चढ़ के बैठ जाए। और द बेनेवलेंट पैट्रियार्क, घर का ताऊ, घर का ताऊ जो सबको डांट डूट के रखता है, लेकिन फिर वो घर में सबका ख्याल भी रखता है, और जिसके आदेशों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जिन जगहों पर आप पाओगे कि समृद्धि ज्यादा है, शिक्षा ज्यादा है, वहां आप पाओगे कि लोकशाही की जड़ें भी गहरी हैं। जहां शिक्षा गहरी है वहां लोकशाही भी गहरी है, और जहां पिछड़ापन ज्यादा है वहां पर डिक्टेटरशिप ज्यादा आसानी से चलती है। आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में शिक्षा के स्तर की तुलना कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बढ़िया लोकतंत्र क्यों है और दूसरा तानाशाही क्यों है। जब जर्मनी के बीच में दीवार खिंची हुई थी, तो पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी में ही लिविंग स्टैंडर्ड्स में बड़ा फर्क आ गया था क्योंकि एक डेमोक्रेसी था, दूसरा नहीं था। एक जो था वो डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस में था वेस्टर्न यूरोप के, दूसरा सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो एक जगह पे जीवन स्तर एक था, दूसरी जगह उससे बहुत बेहतर था शिक्षा का स्तर भी।
भारत को शिक्षा चाहिए बहुत सारी, और दर्शन में भारत को वेदांत चाहिए। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अविनाशी है और मैं आचार्य जी से पास 8 मंथ से कनेक्टेड हूँ। आचार्य जी से मेरी पहचान स्त्री बुक के द्वारा हुई थी 2021 में, एंड देन उसके बाद मैं लाइव सत्रों से जुड़ी हूँ 2023 में। आचार्य जी से मिलने के बाद कुछ मूलभूत चेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में आए हुए हैं, लाइक वीकनेस को चूज करना और काम को लेके जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले जॉब में थी, पर अजय जी से जैसे जैसे मैंने जाना सही काम क्या है और आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो अपने ही काम से, तो वो मुझे जानने में बहुत सहायता हुई है। प्लस आज के सत्र से जो मेरी सीख है, जो मैंने मेनली समझा है वो दया और करुणा में डिफरेंस समझा है। दया ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।